Hi Jaya, good afternoon. Yeah, hi Manish. Hi Atul. अमित प्रेम आ रहे हैं या फिर साथ में है? नहीं, साथ में तो नहीं है मेरे। ओके Hi Jaya, Manish. हाय अतुल। हाय। वेट करना है, 2 मिनट कर लेते, मैं कॉल करके पूछ लेता हूँ। ठीक है। अमित आ गया। ठीक है। स्टार्ट करें क्या? मैं प्रेम को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, आ गया प्रेम भी। हाय प्रेम। Hi Jaya, hi everyone. हाय हाय प्रेम। ओके, सारे आ गए, चलो स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड ना। तो हमने कल देखा था वहां तक जहाँ पर हमें सी का कोई टर्म आ गया था, सी ए प्लस बी तक, राइट। इसके आगे हमें चलना है। तो बेसिकली अभी तक की कहानी ये है आप कि स्क्रीन शेयर कर रहे हो जया? हाँ, सो बेसिकली अभी तक की ये कहानी है कि हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन के सिमिलर टाइप एक फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमें अभी भी कॉन्वेक्स टाइप का शेप दे और एक बेटर डिसीजन बाउंड्री फाइंड आउट करने में हेल्प करे। अब वो बेटर डिसीजन बाउंड्री किस सेंस में हो सकती है कि हम पहले लीनियरली सेपरेबल डेटा को ही केवल सेपरेट आउट कर पा रहे थे इन केस ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लेकिन यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये जो लीनियर बाउंड्री, ये जो हाइपर प्लेन एसवीएम हमको ड्रॉ करके देता है, ट्रांसफॉर्मेशंस करके देता है, तो वो सब कुछ एक ही पैकेज में इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो वो जो छोटा पैकेज हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो किस तरीके से आगे जा रहा है। तो यहाँ तक हम पहुंचे थे कि हमें कुछ रेगुलराइजेशन को ना हमने ट्रिक करके दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया था कल। जो रेगुलराइजेशन का टर्म लॉजिस्टिक रिग्रेशन में लैम्डा होता था, लैम्डा अपॉन 2m सिग्मा थीटा स्क्वायर या w स्क्वायर करके होता था, वो टर्म एसवीएम में आकर सी के रिस्पेक्ट में डिनोट होता है विद सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो वो सी टर्म क्या कहता है कि हम सी ए प्लस बी करेंगे, जहाँ पर ए हमारा कॉस्ट वाला वो वाला टर्म है जो कि लॉग के फॉर्म में था वहां पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। यहाँ हमने भी उसको कॉस्ट लिया हुआ है और साथ में एक वो वाला टर्म जो रेगुलराइजेशन वाला था वो वैसे ही चला रहा है, बट विदाउट लैम्डा उसको कर दिया। हमने कहा था कि लैम्डा अगर लार्ज होगा तो हम दूसरे वाले टर्म की तरफ जाएंगे, तो अभी हमने कह दिया कि सी स्मॉल होएगा, तो वही बात हम पलट के कह दी है, ठीक है। यहाँ तक की कहानी हुई थी और उसके बाद में ये था कि एक छोटा सा डिफरेंस आया उस सी को उधर से इधर ले आने में, और जो हमने सिग्मोइडल को डायरेक्टली यूज नहीं किया, थोड़ा अलग तरीके से यूज किया, तो उधर पे हुआ क्या कि जो हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन था ना वो हमें प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करता था डायरेक्ट सिग्मोइडल से, लेकिन एसवीएम हमको प्रोबेबिलिटी नहीं देता है। एसवीएम हमको डायरेक्टली 0 या 1 का ही वैल्यू देता है, मतलब ये कोई थ्रेशोल्ड नहीं सेट करता है कि इस रेंज से इस रेंज तक में आई, ऐसा कुछ नहीं है। तो या तो ये 0 देगा या 1 देगा। 0 देगा, सॉरी 1 देगा अगर हमारा जो W वाला टर्म है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और 1 देगा अदरवाइज, मतलब दूसरे केस में लेस देन 0 है तो फिर हमें 0 देगा, ठीक है। ये हमारा प्रेडिक्शन का आउटपुट है, ठीक। सो बेसिकली अब हमारे पास ये मुद्दा है कि अब हमारे पास जो ये कॉस्ट फंक्शन है, हम इसको पूरे को हमें मिनिमाइज करना है, राइट। पूरे को मिनिमाइज करने के लिए हम पहले सोचते हैं कि हम ये पहले वाले टर्म
टर्म को मिनिमाइज कैसे करें। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हम मिनिमाइज करने के नाम पे हम y को तो चेंज कर नहीं सकते, x को तो चेंज कर नहीं सकते, राइट। तो हम इस कंप्लीट कॉस्ट नाम की चीज को कुछ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पैरामीटर्स भी हैं जो कि हम सेट करते हैं, राइट, जिनको हमें फाइंड आउट करना है। तो इनको हम कुछ ना कुछ ट्रिक कर सकते हैं, पर yi को तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि डेटा सेट में प्रोवाइडेड है। तो हमने क्या किया है कि ये कॉस्ट 1 वाला और कॉस्ट नॉट वाला पूरे पूरे टर्म को हम देखेंगे, ढूंढेंगे या कोशिश करेंगे कि ये किसी तरह से जीरो हो जाए। अगर ये जीरो हो जाएंगे तो हमारा जो सी के साथ में बड़ा सा टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है वो जीरो हो जाएगा, तो शायद ये फंक्शन मिनिमाइज हो जाए और हमें एक बढ़िया डिसीजन बाउंड्री दे दे। तो हमने क्या करा कि ये देखा कि ये वाला जो रीजन था जो हमने कल ड्रॉ किया था अपने सिग्मोइडल कर्व को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करके इस तरीके से, तो उसमें इतना जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, वहां पर आप देख रहे हैं कॉस्ट वाला टर्म जीरो है, मतलब लॉस फंक्शन फॉर सिंगल एंट्री इज जीरो इतनी जगह में केवल, राइट। तो इतनी जगह क्या कह रही है, इतनी जगह कह रही है कि जब z जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तब वो जीरो हो रहा है, और z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है वो तब है जब आपका y जो है वो 1 है, राइट। y 1 है, मतलब y हमारी वैल्यू अगर y की 1 है तो ये वाला टर्म तो वैसे ही जीरो हो जाता है, तो हमें ये वाले टर्म से मतलब होगा उस समय। तो ये वाले टर्म में भी y 1 है, उस केस में अपना ये वाला जो टर्म है वो इतनी सी जगह में जहाँ पर z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, मतलब ये अंदर वाली चीज थीटा ट्रांसपोज x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, तब ये कॉस जीरो है, ठीक है। इसी का दूसरा साइड ये कहता है कि जब ये वाला टर्म मतलब कि आपका y जो है वो जीरो है, उस वाले केस में हमारा कॉस्ट जो होगा वो जीरो होगा, तब जीरो होगा जब z जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू -1 होगा। यहाँ पे -1 लिखना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 1 भी ठीक लिखा है, ठीक है। 1 से भी छोटा होगा तब भी ठीक है, -1 से भी छोटा होगा, तो ये हमने स्पेसिफिकली बता दिया, ठीक। सॉरी जया, तो हम यहाँ ये जो फर्स्ट वाला लेफ्ट साइड वाला जो ग्राफ है इसमें जो ये लेट्स से आपने z लिखा है या x एक्सिस, यहाँ पे y I understand what you're trying to say कि y has to be 1 which makes the second component as 0 but the first part of the problem is like हमें cost को minimize करना है, पर आपने जो 1 लिखा है this is not y right? आपने जो ग्राफ में लिखा है कि this is 1 -1 and 1 but यहाँ पे -1 या ये y थोड़ा ना है, y is not 1 here right? नहीं, ये y नहीं है, ये तो z ही चल रहा है। मतलब जब आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे जब आप इसको y को 1 किया हमने तब if z is greater than equal to 1 then it becomes minimum. Okay. हाँ, हम ये कह रहे हैं कि जब ये वाले पहले हम वो पुरानी वाली कहानी से आ रहा है, y1 तो पीछे से आ रहा है ना, हमारे ये वाले केस से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है कि अगर y इक्वल्स टू 1 में लाई करता है तब अपनी ये वाली इक्वेशन प्लॉट होती है, ये वाली इक्वेशन प्लॉट होती है, इसका मतलब हमने उस कर्व को थोड़ा डिस्टॉर्ट करके ये बना दिया था। तो हम तो यही वाली चीज को आगे लेकर जा रहे हैं कि अगर y 1 है तो अपना जो इतना वाला केस है उसमें ये वाला जो फंक्शन है ये वाला तभी जीरो है, इतना कॉस्ट जीरो है जब हमारा z का वैल्यू 1 से बड़ा है, ये वाली चीज को लेके जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है जी, थैंक्स। ठीक है, ओके, वेलकम। तो यहाँ तक हम आ गए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर हमारा c का वैल्यू सफिशिएंटली लार्ज होता है, बहुत लार्ज c का वैल्यू होता है, तो उस केस में अगर हमारा ये वाला कॉस्ट हमें जीरो दे देता है तो हमारा बहुत बड़ा एक हेडेक खत्म होएगा और ये बड़ा सा टर्म जो है वो अपने आप ही मिनिमाइज हो जाएगा। अगर c का वैल्यू सफिशिएंटली लार्ज है तो वी वांट टू मेक ए टर्म जीरो, और उसकी हमने कंसेप्ट समझ लिया कि ये कैसे जीरो होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर -1 लिखा ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है -1। ऐसे तो जया c was supposed to be very very small right? c was 1 by lambda, c was actually supposed to be very small instead of very large. हाँ, लेकिन हम दोनों तरफ के केसेस चेक कर रहे हैं, सी सपोज टू बी वेरी स्मॉल। हाँ, हम उसकी बाउंड्री कंडीशंस को चेक कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। बाउंड्री कंडीशंस को चेक करने के बाद हमको ये आउटपुट मिला, तो हमारा अब जो प्रॉब्लम रह गया, मतलब अगर सी सपोज टू बी वेरी स्मॉल तो सब कुछ अच्छा चलता रहेगा, ठीक है, हमें एक बढ़िया डिसीजन बाउंड्री मिलती रहेगी। पर अगर
कुछ गड़बड़ हुई और हम यहाँ तक पहुंचे, तो अपने पास कम से कम अब कौन सी प्रॉब्लम रह जाएगी, कोई प्रॉब्लम बची है या सब कुछ सॉर्टेड चल रहा है, ये चीज को हम आगे वेरीफाई कर रहे हैं, है ना। तो यहीं से एक्चुअली वो कर्नल का ट्रिक निकल के आता है, क्योंकि वो कर्नल का ट्रिक तभी हमें लगाना पड़ता है जब हमारा डेटा सेट कुछ टेढ़ा मेढ़ा होता है और प्रॉपरली डिसीजन बाउंड्री नहीं बन पा रही होती है, तभी हम उसको अपने नॉर्मल डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में, हायर डायमेंशन में ले जाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं। तो बेसिकली अपने पास जब ये सब जीरो हो गया तो अपने पास ये टर्म बचा, ठीक है। अब इसको हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा। अब इसको मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास ये कंस्ट्रेंट है कि सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, एसटी का मतलब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या कहता है कि अगर आपका z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, जब y, मतलब उसी बात को हमने घुमाकर यहाँ लिखा है, सेम ही बात जो पीछे वाली स्लाइड में लिखी थी वो यहाँ पर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में लिख दी गई है कि if yi is equals to 1 and theta transpose xi is less than equals to -1 if yi equals to 0, तो बस अपने को इतना मिनिमाइज और करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इतने को जो है वो समझ लेते हैं कि इस चीज को एक्चुअली मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको ये मिल जाएगा नॉर्म के फॉर्म में। ये जो इक्वेशन है वो नॉर्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वो कहाँ से आई है, तो उसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो ये वाला जो टर्म है थीटा जे स्क्वायर, अगर हम मान लेते हैं कि अभी हमारे पास ना थीटा नॉट, मतलब कि आपका जो बी वाला वैल्यू है W1 W2 बी, जो पहले अपने होते थे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, हम वापस से पैरामीटर्स को थोड़ा चेंज करने जा रहे हैं आगे की स्लाइड्स में। तो फिलहाल हम ये मान लेते हैं जो आपका थीटा नॉट या बी हम जिसको मानते थे वो अभी 0 है और हमारे पास W1 और W2 है। तो अगर हमारे पास सीधा सीधा कैलकुलेशन करने के लिए W1 W2 है तो हम इस टर्म को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जब हम i की वैल्यू 1 2 3 4 जितने भी हमारे पास पैरामीटर की j है, एक्चुअली i नहीं है, तो जब हम j का वैल्यू यहाँ पे 1 2 एक एक करके डालते जाएंगे तो हमारा जो ये सिग्मा ओपन होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। 1/2 थीटा 1 स्क्वायर प्लस थीटा 2 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसको हम यहाँ पर एक सेकेंड, ये होल स्क्वायर कैसे हुआ, उसका क्या लॉजिक था, थोड़ा सा मैं खा गई। दिस सॉरी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। हाँ बोलिए। नहीं, मैं सॉरी क्वेश्चन पूछ रहा था। अच्छा, आपने जो अंडरस्कोर करके होल स्क्वायर किया उसकी बात पूछ रहे हो आप, क्या क्या है ये? हाँ मतलब आपने वो जो हाँ कुछ स्क्वायर भी नहीं, रूट तो एक ही कुछ बात किया हुई नहीं ना जी। कुछ नहीं, स्क्वायर रूट और अंडर रूट किया ना, कुछ नई चीज कहाँ हाँ, तो कही, बराबर हो गया ना, मैथमेटिकल। स्क्वायर रूट हाँ अंडरस्कोर मैं तो बराबर हो हाँ गया, हाँ हाँ मैं बाहर स्क्वायर देख ही नहीं रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि अंदर ऐसे स्क्वायर रूट कहाँ से आ गया। हाँ ठीक है, बाहर भी तो स्क्वायर है, तो ये तो सिंपल मैथ्स है ना। इसको करने के बाद में हमारे पास जो अंदर वाला टर्म है ना वो नॉर्म बन जाता है, ये वाले को हम L2 नॉर्म बोलते हैं ना, तो वो हमने यहाँ पर थीटा को चेंज कर दिया है नॉर्म के फॉर्म में और इसका स्क्वायर ले लिया है। बाकी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट जो नहीं, पहले से वो चलता आ रहा है। बट जो हाँ आपने जी, लेफ्ट में तो थीटा स्क्वायर लिखा है ना, तो अंडरस्कोर तो एक्स्ट्रा है वैसे यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं बिकॉज अंडरस्कोर एक्स्ट्रा नहीं है ना, स्क्वायर भी तो है बाहर। वो तो लेफ्ट में वैसे ही नहीं स्क्वायर है, था तो अंदर स्क्वायर था ना, बाहर नहीं था। बाहर नहीं। अरे हाँ ये सॉरी लिखा है, सॉरी, हाँ हाँ ये सॉरी सॉरी, लिखा है ना फोर्थ अंदर का। भी स्क्वायर है। हाँ, ये हाँ ये, अंडरस्कोर के अंदर भी एक स्क्वायर है। सॉरी, हाँ हाँ राइट। 4 के स्क्वायर का अंडर रूट ये लिखा हुआ है वो, हाँ ये तो गॉट 4 ही के बराबर हो गया ना। के बराबर हो गया। सॉरी, हाँ हाँ दैट्स राइट। हाँ वही चीज मैं भी मिस कर गई ना कि एक स्क्वायर कहाँ चला गया। ठीक है। हाँ फाइन, तो तो ये अपने नॉर्म को का मतलब क्या होगा? मतलब मोस्ट ऑफ द बुक्स में इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया है, तो आगे हम जाके इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे यहाँ पर भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। ओके। तो बस आपको कन्वेंशंस जो है ना रिसर्च पेपर्स में या कहीं और पे आपको इस फॉर्मेट में मिलेंगे, इस तरीके की डिजाइन में, तो उसको बस चेंज कर लिया इस डिजाइन में, ठीक है। ठीक है, अब हमारा ये जो नॉर्म है या ये पूरा टर्म जो है ना, इसको अगर हम समझें तो ये एक्चुअली डेटा सेट, जब हम मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां पर जा रहे हैं। अब हम हमने बहुत सारी ये मान लिया फिर वो मान लिया, मानते मानते हम पहुंचे कहाँ हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर पहुंचे कि अभी ये जो बता रहा है ये आपका ये मार्जिन बता रहा है, ठीक है। इस मार्जिन की यहाँ पर बात हो रही है, इस मार्जिन को हम क्या कर रहे हैं, जितना मतलब ये मैक्सिमाइज कर रहे हैं और इसके बीच में ये जो सॉरी ये डिस्टेंस जो है ना ये हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं, और इसका जो
जो फाइनल कॉस्ट फंक्शन यहाँ से ही इसका मतलब कि एक मिनट इसको मैक्सिमाइज हम करते हैं और इतना लॉजिक है इसमें कि बताते बताते खुद ही भूल जाते हैं। थीटा स्क्वायर वी आर मिनिमाइजिंग आवर कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन हमारा मिनिमाइज होगा तो हमको मिनिमा मिलेगा, वो मिनिमा हमको बेस्ट लाइन देगा, तो वो बेस्ट लाइन तो अपनी ये हो गई डिसीजन बाउंड्री, है ना। और ये डिसीजन बाउंड्री के दोनों तरफ होते हैं सपोर्ट वेक्टर्स, तो ये सपोर्ट वेक्टर्स अपने को दे रहे हैं, मतलब ये डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करने के बाद में इसके बीच में जो ये डिसीजन बाउंड्री निकल रही है, ये अपनी वो लाइन है जो कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करने के बाद मिल रही है, ठीक है। ये लॉजिक है इसका। हाँ यही है, ठीक है। तो हाँ तो थोड़ा और आगे ये चलते हैं। और हाँ यहाँ एक बोलिए। एक्सप्लेन करेंगे, मैं मिस कर गया अभी क्या है, मतलब जो अभी आप हाँ मैं खुद को समझा रही थी बीच में। हाँ ठीक है। अरे हाँ तो ये था कि ये तो अपना कॉस्ट फंक्शन है ना, हमको इसको करना है मिनिमाइज, इसको मिनिमाइज हम कॉस्ट फंक्शन को बेसिक फंडा है पूरे मशीन लर्निंग में, हम कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते ही क्यों है? हम कॉस्ट फंक्शन को इसलिए मिनिमाइज करते हैं क्योंकि हम मिनिमा पर पहुंच जाए, उस कॉन्वेक्स फंक्शन के उस बेल शेप कर्व के मिनिमा पे पहुंच जाए। उस बेल शेप कर्व के मिनिमा पर जाकर हमें मिलता क्या है? हमको पैरामीटर्स मिलते हैं। वो पैरामीटर्स क्यों निकाल रहे थे हम वो डिसीजन बाउंड्री ड्रॉ करने के लिए पैरामीटर्स निकाल रहे थे, ठीक है। तो वो वो डिसीजन बाउंड्री जो है, वो डिसीजन बाउंड्री यहाँ पर लाइन लीनियरली सेपरेबल केस में एक लाइन ही होगी, और उस लाइन की इक्वेशन ये बीच वाली है, ये वाली, ठीक है। ये आप वाली वो लाइन है जो हमको वो सब सारी कहानी करने के बाद में मिलेगी, कॉस्ट कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइज करने के बाद में, राइट। और इस बाउंड्री लाइन पे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या है, वो ये है कि इस बाउंड्री लाइन के एक तरफ आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होएगा, मतलब जो आपका इन सबका मल्टीप्लाई करने पे आएगा, मतलब जो आपको पैरामीटर्स मिले हैं उनके एक्चुअल वैल्यू से मल्टीप्लाई, एक्चुअल वैल्यू मतलब डेटा सेट में जो एक्चुअल डेटा गिवन है फीचर्स वाला, उनसे मल्टीप्लाई करने के बाद एक तरफ आपको ये प्लस वाली क्लास मिलेगी, पॉजिटिव क्लास, और उसके लिए हमारा जो z वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा, और नेगेटिव क्लास के लिए जो z टॉफी वैल्यू कहाँ होगा वो गई? लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। मतलब कि जो कहाँ रखी 1 है थी? ना, ये जो 1 है वो आपको ये मार्जिन जैकेट में को रखी थी क्या? मैक्सिमाइज करने के लिए एक एक पर्टिकुलर रास्ता दे रहा है, उस रास्ते के बीचों बीच से हमें जाना है। तो मतलब मार्जिन को मैक्सिमाइज हम जितना करेंगे उतना बेटर तरीके से हम ये बीच वाली लाइन निकाल पाएंगे जो कि इनसे बराबर डिस्टेंस पे होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो कॉस्ट फंक्शन है और मिनिमा है वो सब कहानी यहाँ चल रही है, बट ये थोड़ी सी अलग स्टोरी उसमें ऐड ऑन हो रही है। जो स्टोरी ये कह रही है कि ये सपोर्ट वेक्टर जो है, जो इनके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इनसे मिलाकर हम जो बाउंड्री खींचेंगे उसके बीच में हमें वो पैरामीटर्स मिलेंगे मिनिमा वाले, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ठीक है। देखिए एसवीएम पहली बार में विद मैथ्स समझ में आ जाए थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, एक बार ये पूरा खत्म होने के बाद में फिर से रिव्यू कर लेंगे, फिर शायद बेटर समझ में आ जाए। बिल्कुल। जहाँ अटकेगा तो मैं फिर से एक बार, अगर मैं भी अटक गई तो देख के बता दूंगी, ठीक है। फिलहाल क्या था, तो यहाँ पर जो वो वाला केस था जब सी बहुत बड़ा था, सी वाज अराउंड 1 लाख, तो उस वाले केस में हमें इस तरीके की डिसीजन बाउंड्री मिल रही थी कि अगर सी सफिशिएंटली लार्ज है और डेटा सेट इस तरीके का है तो हमें एक प्रॉपर डिसीजन बाउंड्री तब भी दे पा रहा था, ठीक है। अगर इस वाले केस को थोड़ा चेंज करते हैं और अपना जो डेटा सेट है ना, एक सेकेंड, हाँ, नहीं 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 नहीं, वो एक दो स्लाइड मैंने हटाई है, एक सेकेंड रुकिएगा। अच्छा इसकी बात की स्लाइड हाइड करने की जगह हटाई थी, हाइड करनी थी, अच्छा छोड़ो,
ओके, इसी में बता देती हूँ, थोड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा। ये क्या हुआ, व्हाइट बोर्ड भी दिख रहा है क्या? नहीं आपको जय, क्या बस ये आपकी, हाँ मतलब ये दिख रही है आपकी जो पीपीटी में डॉट्स, क्रॉसी पीपीटी डॉट। साइड में हो गई मेरे व्यू में, एक बार मैं फिर से स्टॉप करके करती हूँ शेयर। साइड में आ रही है मेरे में, छोटी कैसे हो गई पीपीटी? अरे अभी तो इसमें और इतनी घनघोर मैथ्स थी कि थोड़ा तो हमें शॉर्टकट लेना पड़ेगा, वरना ये तो पढ़ते रह जाएंगे हम, 1 महीने तक खत्म नहीं होने वाला। हाँ सही कह रहे हैं आप, ये थोड़ा ये खुद भी बहुत ही अपना ज्यादा ट्रिकी है, इसमें जितनी मैथमेटिक्स मतलब रिसर्च और साइंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं ना, वो सारी यूज कर डाली है एसवीएम में। तो ऐसा करते हैं जय, मतलब बाकी लोगों से भी फीडबैक ले लेते हैं, बट आई थिंक आप बेसिक बता दो, हम पूरा हाँ, इसका बस इसके हाँ आगे की जो कहानी है ना, वो मैंने बेस ही डाला है और बस इतना दिखा दिया है कि बस इतना लास्ट में कर रही हूँ, ये एक्स्ट्रा मैथ्स है, बस लास्ट है हाँ इसका। इसके अंदर हम लोग इतनी घनघोर मैथ्स में नहीं जाएंगे क्योंकि इतनी जरूरत पड़ती नहीं है। रिसर्च पे जाना है तो अलग बात है, बट इतनी ज्यादा मैथ्स की जरूरत नहीं पड़ती है। लेते हैं थोड़ा सा, लास्ट पॉइंट रह गए तो हाँ, सी जो है अपनी अगर वेरी लार्ज है तो हमें ये वाली बाउंड्री मिल रही है, और अगर यहाँ पर कुछ इस तरीके का केस आएगा, मान लेते हैं एक हमारा जो पॉइंट है ना वो ऐसे आ गया यहाँ पर, जब डेटा सेट कुछ ऐसे है, तो अब हम इसको इसको इसके आने से हमारी जो लाइन है ना वो कुछ ऐसे ड्रॉ होने लग रही है, ऐसे। ठीक है, अगर वो ऐसे ड्रॉ होने लग रही है, इसका मतलब कि अब जो हमारे पास इसको जो मार्जिन है ना वो बहुत कम मिल पा रहा है, मतलब कि अगर कोई भी नया डेटा आता है तो उसके मिस क्लासिफाइड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस एक पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से। तो क्या हम इस पॉइंट को ऐसे ही छोड़ दें, मतलब कि यही डिसीजन बाउंड्री को अपनी बेस्ट लाइन मान लें और इसको मिसक्लासिफाइड पॉइंट ही मान लें, या फिर हम इसको चेंज करके इस डिसीजन बाउंड्री तक जाएं? ठीक है, तो ये दो अलग अलग केस थे। अगर सी को हम बहुत बड़ा ही रख रहे हैं तो हमें ये वाली लाइन मिल रही है। एक डेटा सेट के आने से एक पॉइंट ऐसा अगर आ जाता है तो उसकी वजह से हमारी पूरी लाइन शिफ्ट हो गई यहाँ से यहाँ पे, और जो कि अब मिस क्लासिफिकेशन को बढ़ावा दे रही है, राइट, क्योंकि इसकी इस तरफ मार्जिन बिल्कुल बचा ही नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली तब हम ये कहते हैं कि हम ना सी को वेरी लार्ज नहीं रखेंगे, हम सी को थोड़ा स्मॉल, थोड़ा छोटा वैल्यू करके रखेंगे, मतलब हम अभी भी इसी लाइन को ही बेस्ट फिट लाइन बोलना चाहते हैं। ट्रेड ऑफ ले रहे हैं यहाँ पर कि सी हमारा कितना बड़ा हो। अब हम सी का वैल्यू डिसाइड करने के लिए ये सारा कार्यक्रम कर रहे हैं कि वो कौन सी थ्रेशोल्ड पे जाए, कि हम मान के चलते हैं ठीक है हम इतना सह लेंगे कि कोई बात नहीं, ये वाला पॉइंट मिसक्लासिफाइड हो जाए, बट अपनी जो डिसीजन बाउंड्री है वो कुछ बीच में ही पड़े, जिससे बाकी और सैंपल्स अगर आते हैं तो वो मिसक्लासिफाई होने की उनकी संभावना कम हो जाए, राइट। तो कुछ इस तरीके का ट्रेड ऑफ यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि रेगुलराइजेशन पैरामीटर जिसको हम सी कह रहे हैं यहाँ पर, उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, अब बस बहुत हो गई मैथ्स एसवीएम की, अब आगे चलते हैं और जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसको पूरी कहानी को एक बार जोड़ लेते हैं। अगर मतलब कर्नल ट्रिक अभी तक हमने नहीं देखी है, मैं कर्नल ट्रिक की मैथ्स डालने की कोशिश कर रही थी बट मैंने छोड़ दी क्योंकि उसको समझते समझते मैं भी कई बार भूल भुलैया में चली गई, तो मैंने छोड़ दिया वो कर्नल ट्रिक का मैथमेटिक्स। नाउ वी विल फाइंड आउट अ शॉर्टेस्ट वे जिससे हमारा एसवीएम पूरा वन शॉट में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जहाँ पर हमारे इस एग्जांपल में वी आर यूजिंग टू क्लासेस, एप्पल एंड ऑरेंजेस, और इस क्लास में suppose imagine you have a bunch of apples and oranges and they're mixed together on a table. Your job is to find a straight line or a plane if we think in more dimensions that separates the apple from the oranges.
right? The best line is to one that keeps the apples on one side and oranges on the other, and with as much as a space between them, the line as possible. The space is called the margin. ठीक है, तो बेसिकली हमारे जो मार्जिन वाली फंडामेंटल थी वो यही थी. आगे बढ़ते हैं. अब अभी यहाँ पे किसी को थोड़ा बहुत छोटा छोटा जो बेसिक कंसेप्ट वाला डाउट है तो पूछ लेना. ये फाइनल एसवीएम खत्म होने वाला है थोड़ी देर में. जया ये सिर्फ बाइनरी क्लासिफिकेशन करेगा या मल्टी क्लासिफिकेशन भी कर सकता है? ये मल्टीपल क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं. मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में कुछ नहीं होता है, मतलब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है तो और क्लासेस जाएगी तो वो और स्ट्रेट लाइन मतलब डिसीजन बाउंड्री बना देगा, सेपरेट आउट कर देगा, बस और कुछ नहीं होगा. जैसे यहाँ पे दो क्लासेस से तीन होंगी तो दो तीन लाइंस बना के सबको सेपरेट आउट कर देगा. कुछ ऐसा फूल जैसा बन जाता है, मतलब ऐसा मैं दिखाती हूँ. मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में ना अगर आपका एक्स वाई एक्सिस है तो एक क्लास आपकी ये वाली हो गई क्रॉस वाली यहाँ साइड, एक जीरो वाली हो गई ऐसे, और एक मुझे अपनी ऐसे रखनी है तो हमने यहाँ पर एक क्लास ऐसे रख ली. तो बस मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में भी तो डिसीजन बाउंड्री बन रही है, एक इन दोनों के बीच में, एक इन दोनों के बीच में और एक इन दोनों के बीच में. वही कैलकुलेशन को मल्टीपल टाइम्स करते हैं ठीक. बट और कुछ खास नहीं होता. ठीक है, ठीक है. सो हम इतनी सारी मैथमेटिक्स कर क्यों रहे थे? वी वांटेड टू फिगर आउट where to draw a line so that it best separates the apple from the oranges. Okay. And what we are minimizing here, so basically we want to make sure line is the best one possible. To do that we minimize something called the norm of weight factor W, जिसको हम theta बोल रहे थे उसी को W बोलते थे पहले. So think of norm as a measure of how long our weight vector is. Means minimizing it means we are trying to make our line as tight as possible while still separating the data well. ठीक है, तो ये जो चीज थी ना, टाइट एज पॉसिबल स्टिल सेपरेटिंग द डेटा वेल, इसी को निकालने के लिए वो जो हमने लास्ट में सी वाला पैरामीटर देखा और जिसको हम सोच रहे कि एक और आ जाएगा तो वो इधर हो जाएगी, तो हम सी को कहाँ रखें, सी का वैल्यू लार्ज रखें स्मॉल रखें कहाँ रखें. तो बेसिकली इसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए वो सी आया था और ये हमने देख ही लिया कि मिनिमाइज हम कैसे करते हैं. अब जो हमने सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट बताया था वो एसवीएम में साथ साथ चलता है कॉस्ट फंक्शन के, कि वो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट इसके साथ ही में चलता है, क्योंकि हम केवल उतनी छोटी सी मतलब इस वाले ग्राफ की हम उतनी छोटी सी कॉस्ट फंक्शन की बात करें, केवल इतने वाले की, राइट. तो ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट जो है ना वो साथ साथ चलेगा. नेक्स्ट में हम इसी की बात करें. Constraint says that making sure we separate our apples and oranges, but we can't just make any line. It has to separate the apples from the oranges. This requirement is a constraint. The constraint says that for every apple or orange I, the equation this yi. अब ये equation और पीछे वाली equation same है क्या? अगर किसी को ये doubt है तो मैं बता दूं कि ये आपका जो है वो W ट्रांसपोज x ही है. ठीक है, मतलब थीटा ट्रांसपोज x है और उसमें हमने b का टर्म यहाँ पर ऐड किया हुआ है. वहां पे थीटा लिख दिया था इसलिए b उसी के अंदर चला गया था कल जो मैंने एक वेक्टर आपको ड्रॉ करके बताया था. और एक yi जिसको हम लिख रहे थे इफ yi इज इक्वल्स टू 0 और 1 जो भी बार बार लिख रहे थे, तो उसको हमने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया. और अगर पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, क्योंकि अगर ये माइनस, अगर ये जीरो वाली क्लास है, नेगेटिव क्लास है, तो ये वाला जो टर्म है ना ये वैसे ही माइनस के बाद में मतलब वो जो कंस्ट्रेंट है ना उसको सेटिस्फाई कर जाएगा कि थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1. ठीक है, सो दिस होल सोल कंस्ट्रेंट मस्ट बी ट्रू, मतलब उस पूरे कंस्ट्रेंट को हमने इस कंस्ट्रेंट में चेंज कर लिया है. दिस मींस दैट the line we draw should correctly classify each point I as either an apple or an orange. ठीक है, तो वो थीटा ट्रांसपोज x वाले को हमने यहाँ पर थीटा और ये ट्रांसपोज x को wx प्लस b से डिनोट कर दिया है, और जो अपना yi वाली चीज है उसको हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, और इस पूरे कंस्ट्रेंट को हम कह रहे हैं कि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हुआ तो हमारा कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो जाएगा दोनों केसेस के लिए. ठीक है, अब आ जाते हैं हम लेग्रांजियन मल्टीप्लायर्स, जो कि आपके दूसरे डायमेंशन में चीजों को लेके जाएंगे उनको अंडरस्टैंड करने के लिए. नाउ इमेजिन यू हैव अ हेल्पर, लेट्स कॉल देम अल्फा, ये वाले अल्फा, who assist in making sure the line you draw meets the constraint. This helper is represented by alpha for each data point I.
the Lagrange function, which is just a fancy tool to combine our objective and the constraint. तो हमने क्या किया है, अपने constraint को और objective को दोनों को, एक सेकेंड ना, मेरे यहाँ बहुत चिल्ल पौ मचा हुआ है, एक सेकेंड में आ Hello, everyone is fine there? Yes, dear. Okay. Okay. So I'm back. So basically यहाँ पर जो Lagrangian function है वो क्या कर रहा है कि हमारा जो cost function था, minimize जो हमें करना था, उसके साथ में एक अल्फा का टर्म ऐड ऑन किया है और इस ऐड ऑन करने के बाद अपने कंस्ट्रेंट को भी इसी में डाल दिया है, ठीक है, सारे सैंपल्स के लिए। तो इसकी हेल्प से हम पूरे फंक्शन को एक साथ अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। वो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट जो लिखा हुआ था उसको एक में ही कर दिया है, ठीक है। अब ये अल्फा जो है, अब ये एक नया चीज आगे सोचना पड़ेगा कि इसको क्या रखा जाए, ठीक है। So basically, the first part is what we want to minimize the length of the weight vector, and second part is this, which makes sure that our line correctly separates the apples from the oranges. This alpha I value help adjust the things to ensure the constraints are respected, ठीक है। मतलब कि वो जो छोटी वाली लाइन है उतना ही हमारा हमेशा चलता रहे, जो कॉस्ट वाला थिंग थी वो जीरो जहाँ पर हो रही थी, उसको उसको ये अल्फा मैनेज करेगा, ठीक है। So now imagine you're tired of directly working with the weight vector W. Instead, you decided to work with your helper function alpha to solve the problem. You discovered that the best way to solve it is to maximize something else instead. This is called the dual problem. When you switch perspectives, the math changes a bit and you end up with this. यहाँ पर इन्होंने क्या करा है कि
उस वाले इस वाली चीज को मिनिमाइज करने से अच्छा है, ये वाले पूरी चीज को मिनिमाइज करने से अच्छा है कि दे सेड कि हम इसको मैक्सिमाइज करेंगे। अब ये क्या है, ठीक है, तो बेसिकली इसको समझते हैं। सो बेसिकली थिंक दिस द फर्स्ट थिंग alpha I as a reward for correctly classifying the apples and the oranges, but also we need to be careful about how much influence this alpha has. If one helper gets too much power, it could mess up things. So we subtract the big double summation term from it. ठीक है, तो ये वाला जो टर्म था वो उससे सब्ट्रैक्ट किया गया. This subtractions helps balance things out, ensuring that the final line we get is both the best separating the points and fair in terms of how the helper alpha contribute. मतलब वही वाली बात जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी कि अपनी जो लाइन है वो बेस्ट फिट है, वो कॉस्ट पे डिपेंड कर रही है, लेकिन ये भी हमें मैक्सिमाइज करके, बाउंड्री भी मैक्सिमाइज करके रखनी है. साथ साथ ये भी रखना है कि अपने जो मतलब जो जो रियल डेटा पॉइंट्स हैं, वो रियल डेटा पॉइंट्स में अगर यहाँ पर x आ गया है, तो वो जो x है ना, वो यहाँ पर ना रह के इसको दूसरे प्लेन में शिफ्ट कर दें. ठीक है, एक एक दूसरे डायमेंशन में शिफ्ट कर दें, फिर एक हाइपर प्लेन ड्रॉ करें. तो ये जो इसमें xi xj है ना, ये चीज उसको उसको लेकर आएगी. ये जो दूसरे प्लेन में शिफ्टिंग हो रही है उसको ये करेगा. इसको ही बोलते हैं हम कर्नल ट्रिक. ठीक है, तो उधर से हम सारी प्रॉब्लम को इधर लेके आ गए. इसमें इतनी मैथ्स लगी हुई थी कि बहुत ही ज्यादा. If the data is too complicated for a simple line to separate, like if the apples and oranges are all mixed up in a weird way, we use something called kernel. The kernel is a shortcut that lets us work in much higher dimensional space without actually doing all the hard work of moving there. So instead of calculating complicated stuff, the kernel lets us pretend complicated stuff. We did just using the dot product this. Okay, this way the math is simple, really. Fine. So basically, this is what I've told you. This thing is what helping us to make this kernel trick to transform in other dimension. तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से कर्नल्स होते हैं. तो जो भी हमारे पास xi xj लिखे हुए हैं, वो ये वाला कर्नल है, लीनियर कर्नल. ये k लिखा हुआ है उसके लिए. अगर वहां पर जो डेटा है वो हमारे पॉलिनोमियल टाइप का है, ठीक है, पॉलिनोमियल टाइप की बाउंड्री बनाने की जरूरत पड़ रही है, तो हम ये वाला कर्नल यूज करते हैं. मैप्स द डेटा इनटू स्पेस वेयर इंटरेक्शन अप टू डिग्री d आर कंसीडर्ड. राइट, अप टू डिग्री d मतलब d सफिशिएंटली लार्ज भी हो सकता है, 5 6 7 8 10 डिग्रीज, ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते. अब अपने पास आ जाता है आरबीएफ कर्नल, जो कि हमारे पास वो वाले डेटा पॉइंट में होता करता है इसको. मतलब जहाँ पर डिसीजन बाउंड्री अपनी कुछ इस टाइप की आती है, सर्कल वाली, मतलब स्फीयर टाइप का बनेगा, वहां पर अपने को ये वाला कर्नल यूज करना होता है. ठीक है, ये दिस मैप्स डेटा इनटू इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस. ठीक है, हाँ. अब इस पूरे कहानी में यहाँ पर जो ये -1 आया था, ये क्यों लगा हुआ है, ये जानने के लिए, ये आगे का है बट ये ऑप्शनल है, जानना है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं. तो बेसिकली ये जो -1 है वो अपना इधर से आया था, और ये 1 एक्चुअली ये कह रहा था कि आपका जो मार्जिन है ना, ये आपका हमने मान लिया है कि 1 यूनिट अपार्ट है. ठीक है, ये वाली लाइन से, मिडिल वाली लाइन से. ठीक है, फिलहाल इसमें नहीं जाते हैं, छोड़ देते हैं इसको. जब आपको वो कंफ्यूजन होएगा, आई विल अपलोड दीज थिंग्स ऑन ऑन आवर पोर्टल, तब आप इसको यहाँ से देख लीजिएगा. ठीक है, जब इतना डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि अभी अभी जाएंगे तो फिर सब मेस्ड अप हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें कुछ ये आप मैंने सही कह छोटा रहे हो, सा पार्ट थोड़ा छोड़ दिया. बहुत ज़्यादा ऐसे समझ नहीं आ पा रहा है, बट हाँ, आप इसकी ये स्लाइड्स वगैरह अपलोड कर दोगे तो हम ऑफलाइन थोड़ा देख के तब कोशिश कर जब सकते हैं. जब आपको ना, जब इस चीज को बहुत समझने की जरूरत पड़ेगी, तभी इतने में जाने की जरूरत पड़ती है. अदरवाइज इसके बाद की जो मतलब कंप्लीट मैथ्स है, इफ आई शो यू that the Stanford notes. Give me a second. So that is too horrifying.
I'll give you one glimpse of that as well. हाँ, मतलब आप हमें ना इसकी राइट रेफरेंसेस और अपनी आप जो पीपीटी की है ना, ये आप अपलोड तो करोगे ही, और जो राइट रेफरेंसेस है वो आप दे दो, ताकि हम जब इसको, वो तो हमारे पास पता होगी हमें यहाँ पे जाके, क्योंकि यू माइट नॉट बी रीचेबल आफ्टर द कोर्स, राइट? जय, मैं इसको दूसरे तरीके से पूछता हूँ, ये जो भी एल्गोरिथम है ना एसवीएम का, इसके इनपुट्स क्या रहेंगे और उसके आउटपुट क्या-क्या आएगा? आउटपुट तो पता ही है, इनपुट क्या-क्या रहेंगे? हमें क्या-क्या इनपुट करना होगा? कुछ नहीं, हम अभी भी अपना डेटा सेट ही देते हैं। अगर आप सिंपल अल्फा मशीन और लर्निंग वाला, उनकी हाँ, तो वो सारे अल्फा वगैरह तो हाइपर पैरामीटर्स है ना, वो तो हमें ट्रिक करने पड़ते हैं। लाइक जैसे कि रेगुलराइजेशन पैरामीटर जो था, वो भी हमें अपनी साइड से डाल के ट्रिक करना पड़ता है कि आप मतलब दैट इज अ अदर थिंग दैट यू नीड टू सर्च। हाइपर पैरामीटर्स तो हमें पहले से ही सर्च करने ही पड़ते हैं। जैसे कि वहां चलते हैं जरा देर के लिए आपका टेंसर फ्लिप प्लेग्राउंड में, क्योंकि वो अच्छे से दिखा देता है आपको कौन कौन सा हाइपर पैरामीटर्स हैं, तो जिनको हमें डाल डाल के चेक करना पड़ता है। वो चाहे मतलब रिसर्च हो या आप कभी वैसे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो इन अ कंपनी एज वेल। सो 1 सेकेंड ना, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? हाँ बस कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो आपका रेगुलराइजेशन पैरामीटर है वो भी आपको डालना पड़ता है। ठीक है, रेगुलराइजेशन रेट क्या होगा, कौन से टाइप का रेगुलराइजेशन आप यूज करना चाहते हैं, इतने टाइप के रेट ये सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, जो नॉर्मली होते हैं, तो ये सब हमें डाल डाल के चेक करने होते हैं कि कितने कम से कम पैरामीटर्स में या कितना कम कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर में हमको रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, कितना हमारा जो 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 रिसोर्सेज हैं वो कंज्यूम कम से कम हो, तो वो सब के लिए हम ये, और हमें बेटर डिसीजन बाउंड्री मिल जाए, जनरलाइज मॉडल मिल जाए, तो ये सारे अपने हाइपर पैरामीटर्स ही हैं। अब आ जाती है एसवीएम। क्या एसवीएम में जो हम इनपुट डाल रहे थे, जब जब हम फाइनली एसवीएम को अप्लाई करते हैं अपने डेटा सेट पे, क्या वहां पर भी हमें कुछ अल्फा वगैरह डालने पड़ते हैं? राइट, तो हम एक बार एसके लर्न में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। फिलहाल वो सब नहीं डालने पड़ते, उनकी कुछ ऑटोमेटिक वैल्यू सेट होती है। अगर उसके साथ आपको छेड़छाड़ करनी है तो उसके लिए वो बताया रखा होगा इसमें। आ, न, 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 यहाँ पे तीन तीन क्लासेस हैं क्या? 3 क्लासेस हैं, इन्होंने वो वाला ड्रॉ किया हुआ है आइरिस डेटा सेट पे, सेपल विड्थ वगैरह पे। ये देखिए, आरबीएफ कर्नल में इस तरीके के गोले बन रहे हैं, पॉलिनोमियल में कुछ पॉलिनोमियल कर्व टाइप के बन रहे हैं, पैराबोला। लीनियर कर्नल अपना ये वाला है। ठीक है, ये भी एसवीसी, एक प्लेन एसवीसी जब आप लगाते हैं तो उसमें इस तरीके का लीनियर कर्नल है ना। तो जब आपको प्लेन वाला लगाना होता है इसमें हम कुछ नहीं करते, हम केवल svm.svc कर देते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, जब इसमें आपको फंक्शन चेंज करना होता है तो अंदर आरबीएफ आई थिंक डिफाइन करना पड़ता है। इसके फंक्शन में कहीं गिवन होगा लीनियर एसवीसी। कर्नल आरबीएफ है ना, यहाँ कर्नल में डिफाइन कर देते हैं। ये आपका सी वैल्यू है जिसको आप चेंज करते हैं। बस बाकी अल्फा वगैरह तो यहीं से गवर्न हो जाते हैं। ये कोफिशिएंट 0, ये क्या है? Independent term in kernel functions only significant in polynomial and sigmoidal.
ठीक है, अल्फा नाम का टर्म तो यहाँ दिख नहीं रहा है, ये कोफिशिएंट दिख रहा है, दिस माइट यू कैन चेंज, डिफॉल्ट वैल्यू तो 0 लिखी हुई है, जो कि पॉलिनॉमियल और सिग्मोइड में बदल रहा है। मुझे नहीं लगता ये अल्फा है, नहीं तो ये आरबीएफ में भी होना चाहिए, क्योंकि अल्फा तो सब में होना चाहिए। अल्फा टर्म तो यहाँ पर एज सच दिख नहीं रहा है, वो किसी फंक्शन के अंदर ही पड़ा होगा, बट यहाँ पे डायरेक्टली हम कर्नल ही चेंज कर रहे हैं, ठीक है, बस रेगुलराइजेशन पैरामीटर सी को यूज कर रहे हैं। बाकी वो खुद से हाइपर प्लेन उसे कैसे बनाना है वो सब डील वो खुद से कर रहा है, मतलब प्रॉब्लम को मिनिमाइज करते हुए चलना है कि मैक्सिमाइज करते हुए चलना है, ये एसवीएम अपने से समझ रहा है। आपको केवल अपना रेगुलराइजेशन पैरामीटर देना है, वहां तक की जो हमने कल तक पढ़ा था ना, हमें उतना ही देना है, और उसके आगे बस ये आरबीएफ कर्नल या लीनियर कर्नल या कौन सा कर्नल होगा, किस तरीके की बाउंड्री फाइंड आउट करेगा, थोड़ी सी कर्वी बाउंड्री चाहिए या फिर मतलब नॉर्मल स्ट्रेट लाइन टाइप की बाउंड्री चाहिए, वो डिसाइड हम करेंगे आज, जो आज हमने पढ़ा है उससे, बट अल्फा की वैल्यू हमें देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम क्विकली समराइज कर सकते हैं या रिवीजन कर सकते हैं अभी तक जो पढ़ा? 5 हाँ मिनट। हाँ 5 मिनट में हम रिवीजन कर सकते हैं हमने अभी तक जो पढ़ा। तो बिना स्लाइड के करना है ना, हाँ, एक नहीं पेज में स्लाइड कर से ही लेते करते हैं, हैं। स्लाइड में करना है तो जया फिर तो वहीं जया पहुंच जाए। हाँ दैट वुड बी ग्रेट कि आप अगर उसमें कोई लेमन टर्म्स में या फिर कोई एग्जांपल लेके अगर आप रिलेट कर सकें, क्योंकि फ्रैंकली आज मुझे बहुत ज़्यादा कुछ समझ आया नहीं उसमें। तो अगर ये जस्ट सिंपल सा एक यूज केस लेके और वेयर वी अप्लाई दैट एसवीएम जस्ट लाइक हाई लेवल, सो उससे थोड़ा रिलेट कर पाएंगे, बाकी तो फिर हाँ ठीक है। तो हाई लेवल व्यू में एसवीएम में क्या होता है कि मान लीजिए ये एग्जांपल हम ले लेते हैं एप्पल ऑरेंजेस वाला ही। तो इस वाले एग्जांपल में हमारे पास 2 क्लासेस है, इन 2 क्लासेस को सेपरेट आउट करने के लिए हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में केवल एक डिसीजन बाउंड्री बनाते थे। मान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन सेपरेबल हैं, दोनों अलग अलग दूर दूर पड़े हुए हैं, हमने बीच में एक स्ट्रेट लाइन डाल दी, सेपरेट आउट हो गए। ठीक है, ये काम हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी करते थे। अब एसवीएम क्या करता है, एसवीएम अगर यहाँ पर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बाउंड्री, जैसा कि हम लोगों ने कल जो एग्जांपल देखा था, तो उस तरीके की बाउंड्री में एसवीएम क्या कर देता है, इनको अच्छे से सेपरेट आउट कर देता है, और उसके लिए वो जो ट्रिक यूज करता है वो होता है कर्नल ट्रिक। ठीक है, इतनी बात तो सीधी सीधी बात हो गई। अब जो हमने हाइपर प्लेन पढ़ा या जो रेगुलराइजेशन को चेंज वेंज करने वाली चीजें पढ़ी, वो एक बस लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाली जो मैथमेटिक्स है उसको अलग तरीके से लेकर जा रहे हैं। बाकी अभी भी स्ट्रेट लाइन ही बन रही है, बेसिक फंडामेंटल अभी भी सेम है। अगर आपकी लीनियरली सेपरेबल डेटा सेट है तो अभी भी हम स्ट्रेट लाइन ही फाइंड आउट कर रहे हैं, और अभी भी हम जो अपने डेटा सेट है उसको, उसका जो कॉस्ट फंक्शन है उसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं इस तरीके से कि अभी भी वो कॉन्वेक्स रहे। तो उसी के लिए हम इतनी सब मैथमेटिक्स में गए थे। तो प्रेम अगर शुरू से चलते हैं ना, तो शुरू से क्या होता है, आपके पास डेटा सेट प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो उस डेटा सेट में कुछ आपके पास फीचर्स होते हैं और उनके साथ लेबल होते हैं। तो फीचर्स में हमारे पास मान लेते हैं 2 फीचर्स हैं, x1 और x2, 2 फीचर्स हैं, और लेबल मान लेते हैं हमारे पास 2 लेबल है, 0 क्लास में बिलोंग करेगा या 1 क्लास में, मतलब बाइनरी क्लासिफिकेशन का अगर प्रॉब्लम है तो उसमें आपका स्पैम नॉट स्पैम हो सकता है, या फिर आपके में अटैक नॉन अटैक हो सकता है, कुछ इस तरीके का सिनेरियो है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, अब अपने डेटा सेट को हमने x1 x2 इन 2 एक्सेस पे प्लॉट कर लिया। x1 x2 पे हम प्लॉट करेंगे तो हमारे पास कुछ डेटा सेट इस तरीके का आएगा, खाली स्लाइड में समझाते हैं। तो x1 x2 में प्लॉट होने वाला डेटा हमेशा इस तरीके से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे अपने, और कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब एसवीएम का काम क्या है कि ये इसके बीच में एक डिसीजन बाउंड्री प्रोवाइड करेगा। अब ये डिसीजन बाउंड्री साथ साथ ये भी इंश्योर करती है कि इसके इस तरफ जो इनके बीच में जो जगह है वो हम मैक्सिमम लेके चले। वो केवल एक डिसीजन बाउंड्री नहीं बनाती इन सारी चीजों को कंसिडर करके, वो साइड वाले पॉइंट्स को इनको कंसिडर करके केवल एक डिसीजन बाउंड्री नहीं निकालती है, वो इनके
बीच के स्पेस को पहले निकालती है कि इनके बीच में कितना स्पेस है, ठीक है। ये मार्जिन कितना, जो मैक्सिमम मार्जिन हमें मिल सके वो हम मैक्सिमम मार्जिन लेना चाहते हैं, कि ये जो मार्जिन मैक्सिमम तब होगा जब वो नियरेस्ट वाले जो पॉइंट है उनसे होकर एक हमने पाथवे, एक चौड़ा रास्ता है, उस चौड़े रास्ते में आप मिडिल में चल रहे हैं, ठीक है। जो मिडिल वाली लाइन है वो अपनी डिसीजन बाउंड्री है, और जो ये मार्जिन है वो अपनी मैक्सिमाइजिंग वाला वो रास्ता है, वो पाथ जितना ज्यादा से ज्यादा आप अतिक्रमण हटा सकते हैं, कुछ इस तरह समझ लीजिए। तो हमने मिडिल की एक लाइन निकाली इतने मार्जिन को मैक्सिमाइज करके। अब ये मिडिल की लाइन निकालने के लिए, मतलब हमारी लाइन यही वाली होगी इसके अंदर, और मार्जिन भी कुछ इसी तरीके का होगा, इसके लिए हमको मैथमेटिक्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इन सब लाइनों की इक्वेशन समझनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक कॉस्ट फंक्शन डिजाइन करते हैं, क्योंकि अभी भी स्ट्रेट लाइन ही है। तो इसके लिए हमारा जो कॉस्ट फंक्शन था वो हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन से ही उधार लेना पड़ेगा, और लॉजिस्टिक वाला हमने उधार लिया था लीनियर वाले से चेंज करके, थोड़ा सा लीनियर से हमने चेंज किया तो हम लॉजिस्टिक में आ गए थे। अब लॉजिस्टिक वाला ही हमने थोड़ा सा वहां से चेंज किया, और उसको एक एक इस तरीके का कर्व मिल रहा था हमें लॉजिस्टिक में, उस लॉजिस्टिक वाले कर्व को अब हमने थोड़ा सा इस तरीके से चेंज कर दिया है, ठीक है। जब हम इस तरीके से चेंज करते हैं तो अपना ये वाला जो पोर्शन है वो वाला पोर्शन हमको यहाँ पर 0 वैल्यू दे रहा है, किसकी, उन पैरामीटर्स की जो कि हेल्प आउट कर रहे हैं इस लाइन को बनाने में। वो पैरामीटर्स क्या होते हैं, वो पैरामीटर्स आपकी लाइन की स्लोप होती है, ठीक है। तो हमारी W1 और W2 दो पैरामीटर्स होंगे यहाँ पर, या x1 x2 हैं दो फीचर, तो इनके करस्पॉन्डिंग दो पैरामीटर्स हैं, और एक हमारा बायस का टर्म है जो कि चीजों को बैलेंस आउट करके थोड़ा रखता है अगर W जीरोस हो जाता है, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन के पैरामीटर्स हैं वो निकल कब रहे हैं, जबकि हम ये कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रहे हैं। इनके ऊपर एक कंस्ट्रेंट है कि आपका डायरेक्टली मैं वो वाला लिख दूं अगर, तो फाइनल हमने कंस्ट्रेंट पढ़ा कि yi wx प्लस p, ये हमारा फाइनल कंस्ट्रेंट। हम दो कंस्ट्रेंट, इन दोनों, इन सबको मिला के हमें जो कंस्ट्रेंट मिला है ना वो ये है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अपना जो ये कंस्ट्रेंट है, इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर जाए ऐसी हमको एक लाइन चाहिए, और वो लाइन निकालने के लिए हमें इन पैरामीटर्स को अपने कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना पड़ता है, जिससे कि वो हमें फाइनल पैरामीटर्स दे दें। सारी कहानी वही है जो लॉजिस्टिक में बोल रहे थे, बस उसके फंक्शंस थोड़े चेंज हो गए। तो वहां पर हमने एक बाद में रेगुलराइजेशन का टर्म ऐड किया था। वो रेगुलराइजेशन करता क्या था, वो ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करता था। तो अगर हम इस स्लाइड की बिल्कुल शुरुआत में जाते हैं जहाँ पर हमने रेगुलराइजेशन पढ़ा था, तो हमने रेगुलराइजेशन इसलिए पढ़ा था क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था, ये वाली प्रॉब्लम को, ठीक है। ये वाली प्रॉब्लम थी जहाँ पर ओवरफिटिंग हो रही थी, सारे डेटा से ओवरफिट होके सारी चीजें अलग अलग चीजों को एड्रेस करी हैं, ठीक है। तो ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम को वो रेगुलराइजेशन सॉल्व करता था। तो एसवीएम में भी हम वो चीज लेकर आए हैं रेगुलराइजेशन को सॉल्व करने वाली, वो हम सी के फॉर्म में लेकर आए हैं ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर करा था ये वाला, एक आपको दिखा देते हैं, हाँ ये। और इसको हमने बाद में क्या किया था, इसको हमने कुछ ऐसा कर दिया था, कुछ ऐसा हम कह रहे थे इतने सारे घुमा घुमा के रास्ते में नहीं जाना है, हम अभी भी ऐसे ही चलेंगे, बट अपने दो यूज केस जो है, सॉरी दो सैंपल जो है वो मिसक्लासिफाई हो रहे हैं, चलेगा, लेकिन जो बाउंड्री है वो हमको इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए, ठीक है। यही हमारा रेगुलराइजेशन करता था। वो क्या करता था, ये हाइयर ऑर्डर के जो टर्म आते थे इनके इफेक्ट को नेग्लेक्ट करता था, ठीक है। उसी के लिए हमने एक सिग्मा थीटा स्क्वायर या जे स्क्वायर करके, सॉरी डब्ल्यू स्क्वायर करके एक टर्म ऐड किया था। कहाँ किया था, यहाँ पर किया था, कि यहाँ पर हमने एक टर्म ऐड किया था इनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ये वाला, ये वाला, ठीक है। यही टर्म को हम यहाँ पर आके थीटा स्क्वायर बोल रहे थे थोड़ी देर तक। तो यही हमारा रेगुलराइजेशन पैरामीटर था। अब हम यहाँ पर लैम्डा जो है वो सी बन गया, और वो लैम्डा यहाँ ना होकर के इस कॉस्ट फंक्शन के आगे चला गया है, तो हमने सी ए कर दिया है, और प्लस इसको ऐसे ही रहने दिया 1/2 सिग्मा थीटा ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्टोरी पे यहाँ पर ट्विस्ट था थोड़ा सा एसवीएम में, बाकी सारी स्टोरी लगभग वैसी चल रही है। अब आ जाते हैं एसवीएम में,
ठीक है, तो वो आने के बाद में हमने क्या करा कि अपने कंस्ट्रेंट जो थे ना उनको और अपनी कॉस्ट फंक्शन की इक्वेशन को, ठीक है, तो कॉस्ट फंक्शन की इक्वेशन में हमारे पास जब हमारा केवल ये कंस्ट्रेंट कहाँ गया, वो कंस्ट्रेंट लास्ट स्लाइड में, जब अपना ये वाला जो कंस्ट्रेंट है ये कंप्लीटली सेटिस्फाई होता है, ये वाला कंस्ट्रेंट कंप्लीटली सेटिस्फाई होता है, तो उस केस में हमको क्या मिलता है, उस केस में हमको ये केवल इतना पोर्शन कंसीडर करना होता है ग्राफ का, राइट। तो केवल इतना पोर्शन ग्राफ का हम कंसीडर कर रहे हैं, ये कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं और एक टर्म को मिनिमाइज कर रहे हैं 1/2 नॉर्म जो है थीटा का स्क्वायर या जे डब्ल्यू का स्क्वायर, ये इसको हम कर रहे हैं मिनिमाइज, इसको ध्यान में रखते हुए बाय कंसीडरिंग दिस पीस ऑफ ग्राफ। इतनी सारी बातों को एक लेग्रांजे मल्टीप्लायर हम लेकर आए अल्फा और उन सब चीजों से इसको कंबाइन कर दिया एक ही इक्वेशन में, क्योंकि बहुत सारी चीजें अलग अलग डील कर रहे थे, ठीक है। तो वो लेग्रांजे से ये हेल्प हुई कि अलग अलग बातों को बोलने की जगह हमने कह दिया कि अब ना हम इस फंक्शन पे ध्यान देंगे, अब हम वो सारी बातों को छोड़ देते हैं, इस फंक्शन पे केवल ध्यान देंगे। ये फंक्शन क्या था, ये फंक्शन में ये अल्फा वैल्यू है जो आपकी वहां से घूमते फिरते आई है, और ये अल्फा जो है वो अब एडजस्ट करेगा चीजों को एंश्योर करने में कि सारे कंस्ट्रेंट भी सेटिस्फाई हो, करेक्टली से क्लासीफाई भी हो और मिनिमाइज भी होता जाए कॉस्ट फंक्शन सब चीज को, ठीक है। तो अब वहां से जो प्रॉब्लम निकल के आई वो इस अल्फा पे आई कि अब ये अल्फा वाला जो पूरा टर्म, इसको डुअल प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास अल्फा वाली जो प्रॉब्लम आई उसको ये बस यहाँ थोड़ा चेंज हुआ कि उधर हम मिनिमाइज कर रहे थे, अल्फा आने के बाद में हम इसे मैक्सिमाइज कर रहे हैं इस पूरी इक्वेशन को, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन में फिर दो टर्म थे, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, जिसमें से ये वाला जो है वो अल्फा को मैक्सिमाइज कर रहा है, जो कि अल्फा मैक्सिमाइज होने के बाद में पीछे जाएगा और यहाँ पर जाके अपना इफेक्ट दिखाएगा इस कंस्ट्रेंट पे, और इस कंस्ट्रेंट पे इफेक्ट दिखाने के बाद इस कंप्लीट इक्वेशन को मिनिमाइज करने में हेल्प करेगा, राइट। तो अल्फा के इफेक्ट को जो है वो अल्फा को बहुत हाई पावर मिल गई, मतलब अल्फा ही यहाँ सब कुछ हो गया है, तो उस अल्फा के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक और टर्म लेकर आ गए, मतलब ये चेस खेल रहे हैं, इधर से अगर जाता है तो उधर से भी कुछ लगा दिया, उधर से भी कुछ लगा दिया, एवरी साइड से यू हैव समवन टू टेक केयर ऑफ सम थिंग्स कि आपकी जो डिसीजन बाउंड्री है वो प्रॉपर्ली एक प्रॉपर फॉर्म में चले। हाइपर प्लेन बनना है कुछ भी बनना है, पर हमें जितना बेटर क्लासिफिकेशन हो उतना बेटर मिले, जो बेस्ट मिल सकता है, ठीक है। तो अब ये वाला जो टर्म है, ये वाले टर्म में ये जो एक्साई एक्सजे का टर्म है, ठीक है, ये एक्साई एक्सजे का जो टर्म है यही आपकी कर्नल ट्रिक बनाता है। ये कर्नल ट्रिक आपको एक और फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है कि अगर लीनियर में नहीं हो पा रहा भाई आपका क्लासिफिकेशन प्रॉपर लीनियरली सेपरेबल, मतलब आपका एक्स वाई प्लेन पे अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, हम अब उसको हायर डायमेंशन में लेके चले जाते हैं। तो यहाँ से वो हायर डायमेंशन में चला गया है, बस ये कहानी है और खत्म यहीं पर कहानी है। अब कहानी खत्म होने के बाद ये एक उसमें एक छोटा सा किनारे पे एक मोड़ था, वो मैंने छोड़ दिया। इतना छोड़ना जरूरी है, जैसे आप कभी अब एसवीएम हो तो आप रिवाइज करने आए इसको कि इसमें ये -1 सब्ट्रैक्ट किया क्यों गया है, ठीक है। तो और बाद में वो भी एक बड़ी टर्म है, ये इतना बड़ा टर्म क्यों सब्ट्रैक्ट किया गया है वो भी एक बात है पूछने वाली, पर वो अभी हम पूछ नहीं रहे हैं क्योंकि आई डोंट वांट टू गो इन दिस मच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, कि हम ये टर्म अब कहाँ से क्यूरेट करके लेके आए हैं और इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, तो हम उसको भी समझना नहीं चाहते, बट एक छोटी सी चीज मिस हुई थी बीच में, वो समझने के लिए मैंने एक स्लाइड डाल दी है। हाँ, बस इतनी कहानी है ओनली। प्रेम, अगर आप इसका और कंफ्यूज हो गए हो कि अभी कुछ ठीक ठाक हुआ है? थोड़ा सा बेटर हुआ है, जहाँ पर क्लियर नहीं हुआ है, तो लेट्स से कि हमारे पास एक डेटा सेट। एक सेकेंड, रुक जाइए। अगर इसको क्लियर आउट करना है ना फुल्ली, तो आप थोड़ा सा ये स्लाइड में अपलोड कर दूंगी ना, ये आप अंडरस्टैंड कर लेना, क्योंकि मेरे बस का नहीं था, है ना। तो इतनी मैथ्स में मेरा सच में जाने का मन नहीं था, तो ये नहीं सारा ठीक है, समझने के बाद सबको समझ में आ जाएगा। हाँ बोलिए। इसको थोड़ा सा अगर मैं सिंपल एल्गोरिथम की फॉर्म में समझे हैं, तो फॉर गिवन x1 x की वैल्यूज के लिए सबसे पहले हम लोग कॉस्ट फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे विथ सेट नहीं ऑफ। नहीं नहीं,
सबसे with the पहले आप set of एक प्रेडिक्शन फंक्शन बनाएंगे हमेशा। आप मशीन लर्निंग, अभी हमारा मशीन लर्निंग खत्म होने पे है, ठीक है। एसवीएम इसकी सबसे ट्रिकी एल्गोरिथम है मशीन लर्निंग है, जिसकी मैथमेटिक्स सबसे भयानक है। तो मशीन लर्निंग खत्म हो गया, इसमें हमने सबसे पहले से और अभी तक में यही समझा कि हमें सबसे पहले एक एस्टिमेशन फंक्शन निकालना है जो कि आपको एक्चुअल और प्रेडिक्टेड को लगभग बराबर करने में हेल्प करे, ठीक बिल्कुल, है। हाँ ठीक है, हाँ वो प्रेडिक्शन लाइन हो, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो जो बिल्कुल, चीज प्रेडिक्शन वाली है, वो प्रेडिक्शन हमें एकदम एक्चुअल के अल्ले पल्ले कैसे मिलेगा, पास में कैसे मिलेगा, उसके लिए हम सहारा लेते हैं कॉस्ट फंक्शन का, बिल्कुल ठीक है। सही बात है, हाँ अब हम उसका सहारा लेते हुए चलते हैं कि वो कॉस्ट फंक्शन जो है ना, वो जितना भी खेल करना है करे, उसके बाद वो मिनिमाइज होने के बाद हमको वो पैरामीटर दे दे जो कि हम एस्टिमेशन फंक्शन में डालें, और हमें लाइन मिलनी है तो लाइन, पॉलिनोमियल मिलना है तो पॉलिनोमियल, जो भी मिलना है वहीं से मिल जाए, ठीक है। तो हमें जो अल्टीमेटली वैल्यू मिलेगी वो W1 W2 ये सारी ही राइट, मिलेगी ना? ये हाँ सारी वैल्यू मिलेंगी और ये सारी वैल्यू आपको वो कॉस्ट फंक्शन ला कर देगा। कैसे ठीक है, देगा? लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में उसने डिफरेंशिएट होके दिया, हाँ लेग्रांजे सॉरी यहाँ एसवीएम के केस में उस कॉस्ट फंक्शन ने एक दूसरा टर्म, एक दूसरी चीज उठा के ले आए कि हम एक अल्फा को गवर्न करके वहां से अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज, मतलब थोड़ा और घुमा के रास्ता यूज किया, बट फिलहाल ला के तो आपको W1 W2 ही दे रहा है वो, ठीक है। ठीक है। आपको तो लाइन के पैरामीटर्स ही दे रहा है। बोलिए। ओके, तो अगर आपने जैसा भी बोला कि लीनियर रिग्रेशन में हम लोग डिफरेंशिएशन यूज करते थे ताकि मिनिमा निकले, हम्म इस वाले में हम लोग लैग्रांज फंक्शन यूज करते हैं जो गिवन कंस्ट्रेंट के लिए मिनिमम वैल्यू को आइडेंटिफाई करता राइट, है ना? ये तो लैग्रांज फंक्शन का यही यूज है ना कि गिवन यही। कंस्ट्रेंट में, हम्म कंस्ट्रेंट के साथ में मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अदरवाइज तो और भी वैल्यूज हो सकती है। राइट, तो ओके, तो अगर मैं इसको 1 to 1 मैपिंग करूं लीनियर रिग्रेशन के साथ में, तो कर तो हम लोग अभी भी वही रहे हैं, बस सारी थ्योरी यही है। कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए जो मेथड है वो लैग्रांज फंक्शन मेन है जो उसको हाँ, मिनिमाइज करके उसकी वैल्यू को दे रहा है। राइट। तो अगर मैं इसको सिमिलर तरीके से प्लॉट करूं, जैसे हम लोग कॉस्ट फंक्शन को प्लॉट करते थे डब्ल्यू एफ हम्म डब्ल्यू को x1 हम्म x2 में, तो हमें एक ये क्या बोलते हैं, कटोरी जैसा शेप मिलता था 2D में हाँ, बात तो करें इसमें या आपको ना 3D। कुछ 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 कोर वाली प्लेट मिल रही है इसमें, है ना, जिसमें कोर होते हैं प्लेट में साइड में, कुछ उस तरीके की हाँ प्लेट मिल बिल्कुल रही है, एग्जैक्टली, एग्जैक्ट हाँ कटोरी हाँ, नहीं मिल रही है। उस काइंड ऑफ उस तरह का फिगर या ऐसा कुछ हमें, और 3D में या 4D में ऐसा कुछ दिखना चाहिए। हाँ हाँ, इसकी मेरे पास अनफॉर्चुनेटली वैसी लैब है नहीं, क्योंकि इसकी लैब ना ओरिजिनली जो इन्होंने प्रोवाइड करी है स्टैनफोर्ड वालों ने, वो ऑक्टेव या मैटलैब में ओपन होने वाली लैब है, वो पाइथन पे है नहीं। तो इसका वो उतना बढ़िया वाला जो डिजाइन था ना, जो अपना माइंड में हमारे सेट है, हाँ वो हाँ, वाला हमें यहाँ पर नहीं देखने मिलेगा, या फिर हमें उसके लिए मैटलैब या ऑक्टेव इंस्टॉल वगैरह करना पड़ेगा। और मैंने और बहुत सोर्सेज में उसको देखा, बट वो सोर्सेज में उतना अच्छा लैब नहीं मिला, ठीक है। मेरे पास है, अगर वो सेट आप कर पाए मैं अपलोड कर दूंगी, तो सारा पूरा लैब है, बट मैं उसको सेट नहीं कर पाई, मेरे पास अभी मैट लैब का वो सब पेड वेड वर्जन नहीं था। ये टेंसर फ्लो का जो प्लेग्राउंड है उसके अंदर हम लोग इसको ड्रॉ करके देख सकते हैं क्या? टेंसर फ्लो का प्लेग्राउंड तो आपको केवल न्यूरल नेटवर्क दे रहा है। अच्छा, न्यूरल यहाँ से नेटवर्क एक के लिए? बात, हाँ, यहाँ से एक बात ये भी निकल रही है कि यहाँ पर जब मशीन लर्निंग लगभग खत्म होने जा रही है, तो क्या अभी भी कोई समस्या रह गई है जिसकी वजह से ये न्यूरल नेटवर्क्स आ गए, ठीक है। तो अभी भी हमारे पास कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स, अभी भी डेटा सेट में हमारे पास कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स टाइप के इंटरप्रिटेशंस, कुछ इस तरीके के ग्राफ रह जाते हैं, मतलब क्या कह सकते हैं कि कुछ डेटा सेट अभी भी इतने कॉम्प्लेक्स टाइप के इसमें से बन सकते हैं जिनको मशीन लर्निंग प्रॉपरली अभी भी क्लासिफाई नहीं कर पाया, और वहां पर हमारी मिस क्लासिफिकेशन होने वाली प्रॉब्लम हुई, और केवल स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल फंडामेंटल्स के हमने हाइट्स देख ली यहाँ पर। अब हम ये कुछ ऐसा मॉडल लेके आना चाहते थे जो थोड़ा समझने में, मतलब जो थोड़ा अलग तरीके से काम करे, ठीक है। ये तो हाइट्स एक थी, एसवीएम इज द हाइट्स ऑफ, हाँ बोलिए। तो ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग एक ही डेटा सेट के लिए मल्टीपल एल्गोरिथम कंबाइन कर दें, ऐसा पॉसिबल है? होता है, हाँ होता है, करते हैं, करते हैं।
तो उनके रिजल्ट्स को हम जब उनको इंसेम्बल मेथड्स कहते हैं, जब आप मल्टीपल एल्गोरिदम को एक ही डेटा सेट के लिए कंबाइन करते हैं तो इंसेम्बल मेथड बोलते हैं उसको। और इंसेम्बल मेथड्स अच्छे रिजल्ट्स देते हैं क्योंकि आप सबकी गुड गुड प्रॉपर्टीज को उठा रहे हैं, तो आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं एक बढ़िया। इतने में इतना काम करेगा, आधे में उतना काम करेगा, तो सबको मिला के आपको जो रिजल्ट मिलता है। फिर आप ग्रिड सर्च भी करते हैं। ग्रिड सर्च एक मेथड होता है जिससे कि हम सारे ये भी एक चीज इसमें पढ़ाने वाली है जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैं सोच रही थी इस स्लाइड को इंक्लूड करने के लिए इस टॉपिक को, कि ग्रिड सर्च क्या है, कि हमारे पास कितने पैरामीटर्स हमें सर्च करने हैं और कितने तरीके के सोल्यूशन बन रहे हैं, तो अब हम कौन से वाले सोल्यूशन को फाइनल समझें। ठीक है, मतलब अगर अल्फा कम कर रहे हैं या 3-4 टाइप के हाइपर पैरामीटर्स आ रहे हैं, तो उनकी क्या वैल्यू हम सर्च कैसे करें, किसकी क्या वैल्यू रखे, तो कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। इवन अगर हाइपर पैरामीटर 3-4 हैं तो उनके कॉम्बिनेशंस कितने बन रहे हैं और उसमें से कौन सा वाला सोल्यूशन चलेगा, इसको ग्रिड सर्च बोलते हैं। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी बोलते हैं, उसका मेथड है ग्रिड सर्च। मेरा जो सवाल था वो थोड़ा डिफरेंट था। मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम लोग जब लीनियर रिग्रेशन करते हैं तो एक इक्वेशन निकालते हैं W1 W2 W3 ऐसे करके कुछ, करेक्ट? ऐसा पॉसिबल है कि किसी ग्राफ किसी डेटा सेट के लिए कुछ W की वैल्यू डिफरेंट हो और बाकी डेटा सेट के लिए W की वैल्यू डिफरेंट हो? क्योंकि ग्राफ ही मान लो हाफ ऑफ द ग्राफ लीनियर है, उसके बाद में वो कर्वी हो गया। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं, क्या तो आप पॉलिनोमियल ही लेके चलेंगे तो वो शुरू से ही थोड़ा कर्वी रहेगा, या फिर अगर आप लीनियर ही लेके चल रहे हैं तो लीनियर ही रहेगा। आपने अभी एसवीएम का वो ग्राफ देखा ना, इस तरीके का एग्जाम्पल क्या हमने अभी तक कहीं देखा है? मैंने तो नहीं देखा। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। यहाँ पर जो एसवीएम था, अभी आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ, ये आप कुछ तो साइड के लाइन का दिखा रहे हैं। हाँ जी। हाँ, तो ये ग्राफ लीनियर ही है। ठीक है, हाँ। स्ट्रेट लाइन जैसी ही बन रही है, या फिर ठीक है थोड़ी वाइडर स्ट्रेट लाइन सी बन रही है, या फिर ये ग्राफ कर्वी है आरवीएफ कर्नल में, या फिर ये पॉलिनोमियल टाइप का ही है। मतलब कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि आधा हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाए, फिर आधा यहाँ से घुमा आधा के कर्व कर्व, मिल जाए, बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। फिर बिल्कुल एक कट शार्प कट हो जाए, फिर एक नीचे स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ पे घूम जाए। नहीं, इतना ऐसा बढ़िया कर्व नहीं ब्लॉक ड्रॉ होता है। नहीं, इतना नहीं उसके हो, लिए पर लेट्स से कि कहीं पे लाइन बन जाए और कहीं पे सर्कल या नहीं इस तरह। मतलब तो मैं ये उसके लिए आपको कॉस्ट फंक्शन अलग से क्यूरेट करना पड़ेगा। पॉसिबल क्यों नहीं है, मैथ्स में सब पॉसिबल है। लेकिन जो कॉस्ट फंक्शन अभी तक हम लोगों ने लिए है ना, वो कॉस्ट फंक्शन आपको इस तरीके के कितने पैरामीटर्स को देगा। वो कॉस्ट फंक्शन तो एक ही तरीके से एस्टिमेशन कर रहा है ना। कॉस्ट के अंदर भी आपका वही एस्टिमेशन का फंक्शन जाता है। एस्टिमेशन का फंक्शन या तो लाइन का फंक्शन होगा या पॉलिनोमियल का फंक्शन होएगा। समझ रहे हैं आप बिल्कुल। मैं क्या बोल रही हूँ? आई थिंक जो मनीष जी पूछ रहे हैं, मनीष, तो उसमें ये जो लाइन और कर्व होगा ना, वो ओवरफिटिंग का केस हो जाएगा, क्योंकि हमारा टेस्ट डेटा में अगर ऐसे चलेगा ना तो हाँ, इवन नहीं नहीं नहीं, ओवरफिटिंग का भी मैं केस हो जाएगा। हाँ, हाँ, वो अगर आप कह रहे हो फिटिंग। ना आधा लाइन या कर्व या स्ट्रेट लाइन या हाँ कर्व, तो हाँ उसी चीज को तो हम खत्म करने के लिए ठीक रेगुलराइजेशन है। लेके आए। नहीं ठीक है, फिर अतुल अतुल का सर दर्द हो रहा है। नहीं, अतुल ने सोचा है कि मैं पूरा पढ़ूंगा, है ना अतुल? मैं ये अपलोड कर दूंगी अतुल। द बॉल इज रियली इन योर कोर्ट। हेलो, और आपने प्लीज बोला और अनम्यूट। भी कुछ रेफरेंस मटेरियल है ना तो हाँ, ये है रेफरेंस मटेरियल है, ये वहीं का स्लाइड है, स्टार्ट कोड की है। एसवीएम का कोई प्लेग्राउंड नहीं है क्या, जहाँ पे हम लोग ट्राई कर जो सकें? हाँ जो एसवीएम का प्लेग्राउंड है ना, वो बहुत सिंपल है। वो मशीन लर्निंग वाला मैंने प्लेग्राउंड आपको दिखाया था ना, वही है। अभी तक मुझे तो वही मिला है, ये वाला। उसमें कुछ दिखता ही नहीं है, बस आप ड्रॉ कर लो और ये इस तरीके के पॉइंट्स आप ड्रॉ कर लो खूब सारे। आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डेटा सेट बना सकते हो, और कुछ नहीं हम कर पाते हैं। पर फिर वो एक आपको हाइपर प्लेन दे देता है, या तो वो मिस क्लासिफाइड सैंपल्स को दे देगा, पर उसकी मैथ्स थोड़ी दिखाएगा कि अब क्या चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है ना। इसमें है सपोर्ट वेक्टर मशीन। आरबीएफ कर्नल है, सी की वैल्यू 10 रखी हुई है, आप 0.1 कर सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा है 0.1 पे, हमने 4 कर दी, तो अब इसने
कुछ सैंपल्स को भी मिसक्लासिफाई कर रखा है, देखते हैं चेंज करने पे क्या चेंज हो रही है। 7 करके देखते हैं, बस ये बाउंड्री चेंज कर रहा है ना। 9 कर देते हैं, कुछ नहीं कर रहा है इसको। अच्छा, इसमें ये सारे की नियरेस्ट है, परसेप्ट्रॉन है। परसेप्ट्रॉन ये तो कौन सा? न्यूरल नेटवर्क है ये, ओके, एंड दिस इज एन सिंगल 3D। न्यूरॉन। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन नहीं है क्या इसमें? पर ये ओके, इसमें नहीं, लीनियर रिग्रेशन नहीं है। और अगर इसी को जबरदस्त पॉलिनोमियल में ड्रॉ करना हो यहाँ पर तो क्या पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑप्शन ही नहीं दिया है, आरबीएफ कर्नल का ऑप्शन है बस। एक्चुअली पॉलिनोमियल ना थोड़ा सा गोलाई करता है, तो आरबीएफ कर्नल पूरा ही गोल कर देता है, तो उन्होंने केवल एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, बस यही है। ये लिंक चैट में डालेंगे क्या? ये हाँ, एमएल ये तो पहले पहले दिया हुआ था मैंने, फिर डाल देती हूँ। Oh, I have to drop off. Thanks. अतुल है ही नहीं। Okay. ओके, अभी ड्रॉप किया। ठीक है, तो अभी की क्लास को यहीं रखते हैं। ऑलमोस्ट अपना एसवीएम खत्म हो गया है। कल हमारे पास थोड़ा सा, कल आपका ब्रेक क्लास नहीं होता है ना। नेक्स्ट टाइम पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम न्यूरल नेटवर्क स्टार्ट कर सकते हैं, और हम ये थोड़ा सा ओवरऑल सारी एल्गोरिदम्स को रिवाइज करते हुए, जो हमने आज थोड़ा सा किया है उसी को प्रॉपरली रिवाइज करते हुए, फाइनल हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, ग्रिड सर्च, फाइनल बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, इन सारे छोटी छोटी मुद्दों पर बात कर सकते हैं, है ना। ये कर सकते हैं, और या तो फिर हम सीधा न्यूरल नेटवर्क स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा या मानना है कि नहीं, हम लोग अभी अभी रुकिए, न्यूरल नेटवर्क अब अभी नहीं स्टार्ट कर सकते, हमें अभी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग भी पढ़ना है, तो वहां भी पढ़ना है। तो अभी अभी हम लोग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग चालू करते हैं जया, और बाद में एक बार वापस आके रिवीजन करेंगे तो हमारा भी रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स से कि हम एवरी अनसुपरवाइज्ड तक कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में सारा रिवीजन करते हैं एक साथ। ठीक है, ठीक है ना ठीक अमित, है। प्रेम? मैं कोशिश करूंगी इस कल ना आपका एमसीक्यू में तैयार कर लूं, जिससे हम नेक्स्ट टर्न पे, क्योंकि सुपरवाइज लर्निंग में काफी पढ़ लिया है, इसका अभी तक कोई टेस्ट भी नहीं हुआ है, तो उसको मैं प्रिपेयर करती हूँ। तो इस वीक में आपका आई ट्राई टू प्लान अ टेस्ट, मतलब अब टेस्ट होना ही पड़ेगा। 1 तारीख तक में देखते हैं, टेस्ट किसी दिन कंडक्ट कर लेते हैं। थर्सडे ही क्लास पड़ेगी अपनी, राइट? आई ट्राई टू राइट, या तो इस वीक में या नेक्स्ट वीक में आपका टेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट वीक ही रखिए, तो टाइम मिलेगा। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू जय। थैंक थैंक यू। यू एवरीवन।